Hello students, in this video we will discuss Piaget's theory of cognitive development and what are its educational implications and the major criticism against his theory। यानी इस वीडियो में हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस या उसके थ्योरी के एजुकेशन में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे जो मेजर क्रिटिसिज्म है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। The first educational implications or use of this theory is that Piaget interpreted and defined intelligence in a practical way। Piaget ने जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है अपने थ्योरी में, जिस तरीके से इंटेलिजेंस को उन्होंने समझा है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसका एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल शुरू हो जाता है फॉर सर्वाइवल, ठीक है, और वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है इस एनवायरनमेंट में। तो इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग हेल्प हिम इन दिस टास्क। और इंटेलिजेंस जो है उसका वो उसको इस दौरान मदद करती है ताकि वो सरवाइव कर सके इन्वायरमेंट में। इसलिए कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैन ओनली बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। यानी कि किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस के बारे में अगर हमें असेस करना है तो हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से एडजस्ट करता है इन्वायरमेंट में, किस तरह से बैलेंस क्रिएट करता है और एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक समय पे, अंडर अ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। यानी कि जब वो एडजस्टमेंट कर रहा था तो उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थी और क्या टाइम था, ठीक है। तो इन दीज फंक्शंस दैट हेल्प अस टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। तो ये जो फंक्शंस, ये जो कुछ भी वो करता है वो हमें हेल्प करता है समझने में कि उसका इंटेलिजेंस क्या है। इंटरप्रेटिंग इंटेलिजेंस इन दिस वे हैज लेड टू इंटेलिजेंस टेस्ट्स being devised with emphasis on the mechanism of adaptation on the one hand। देखिए, अब जब हम इंटेलिजेंस को इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो हमें पहले जो है क्या फायदा है इसका कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट बना पाएंगे, क्योंकि हम रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में बच्चे को देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बिना पे हम ये कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस है, तो हमें इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने में मदद होगी। दूसरी बात, एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन एबिलिटीज एंड इन्वायरमेंटल डिमांड्स। और दूसरा ये कि हमें पता चलेगा उसकी एबिलिटीज क्या थी, किस तरीके के इन्वायरमेंटल डिमांड्स थे, यानी कि इन्वायरमेंट से आने वाली डिमांड्स क्या थी और क्या बच्चे ने उसको पूरा किया अपनी एबिलिटी से फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ऑन द अदर। और इससे क्या होगा कि हम बच्चे की डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। सेकेंड educational implications of Piaget's theory is that he has highlighted the importance of drives and motivations in the field of learning and development। Piaget ने बताया कि किस तरीके से ड्राइव्स और मोटिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। He has utilized the concept of equilibration for this purpose। और ड्राइव्स और मोटिवेशन को समझाने के लिए उन्होंने इक्विलिब्रेशन के कंसेप्ट को समझाया अपनी थ्योरी के अंदर, जिसको कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वहां से जाकर के इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस क्या था? इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस ये था कि अगर एसिमिलेशन या अकोमोडेशन करने में एक बच्चा फेल हो रहा है और तो वो स्टेज कहलाएगी डिसइक्विलिब्रियम। और जब एसिमिलेशन या अकोमोडेशन के इस्तेमाल से बच्चा एडजस्ट कर ले रहा है इन्वायरमेंट में तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना इक्विलिब्रेशन है, ठीक है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए बच्चे के अंदर एक ड्राइव, एक मोटिवेशन का होना जरूरी है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसको अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना है। तो पियाजे ने अपनी इस थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव और मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस को समझाया है।
Third implications of Piaget's theory is he has provided valuable information and advice on curriculum planning and structuring the schemes of study. यानी पियाजे ने अपनी थ्योरी के अंदर इस तरीके से हमें चीज़ों को समझाया है कि हम फिर आगे चल करके इसका इस्तेमाल करिकुलम प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग में कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन टेंड टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज इन देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एट अ पर्टिकुलर एज। ठीक है, किसी एक रीजन का बच्चा एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एज में रीच करता है। ठीक है, तो व्हाट इज टू बी प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ देयर करिकुलम और स्कीम ऑफ स्टडीज, तो जो कुछ भी उनके लिए उनके करिकुलम के लिए प्लान किया जा रहा है या जो कुछ भी उन्हें पढ़ना है वो हमें मस्ट ऑलवेज बी इन ट्यून विद द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ देयर मैच्योरेशन एंड मेंटल एबिलिटीज। तो ये हमेशा फाइन ट्यून रहना चाहिए उनकी मैच्योरेशन से और उनकी मेंटल एबिलिटीज से। तो ये पियाजे ने की दूसरी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है उसकी थ्योरी की। Fourth point is, the knowledge of Piaget's theory may prove quite valuable to teachers and parents for making them aware of the nature of the thought processes of the children at a particular level of maturation or chronological age. Piaget की theory बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ताकि वो अवेयर हो जाएं कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे बच्चे के मेंटल प्रोसेसेस या दिमाग में किस तरह की थिंकिंग डेवलप हो रही है और किस तरह के मैच्योरेशन प्रोसेस से वो बच्चा गुजर रहा है। और टीचर्स और पेरेंट्स may also get some idea of the changes that take place in the cognitive structure and functioning of their children। यानी कि अभी टीचर्स और पेरेंट्स को एक और आइडिया होगा कि क्या उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, अभी किस तरह के स्कीमाज बने हुए हैं, उन स्कीमाज की मदद से क्या क्या फंक्शनिंग क्या क्या एक्टिविटीज मेंटल एक्टिविटीज करने के लिए बच्चा कैपेबल है। This type of knowledge may prove quite beneficial to them in dealing with the children and planning their training and education। इस तरह की नॉलेज से बहुत ही फायदा हो सकता है उन्हें कि वो बच्चों के साथ कैसे डील करें, कैसे उनकी प्लान करें, ट्रेनिंग और एजुकेशन किस तरह से उन्हें देनी है। Fifth point is, the major contribution of Piaget's theory is its analysis and suggestion of the optimal conditions for an individual's learning and development। एक मेजर कंट्रीब्यूशन पियाजे की थ्योरी का ये है कि इसने एनालिसिस और सजेशन देता है ऑफ द ऑप्टिमल कंडीशंस कि क्या मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है कि एक बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट की। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ असिमिलेशन अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। यानी इस एसिमिलेशन अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन के कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरह की लर्निंग या किस तरह की वो डेवलपमेंटल स्टेज से गुजर रहा है। क्योंकि पियाजे की थ्योरी फिजिकल और सोशल एक्सपीरियंसेस को क्वाइट इंडिस्पेंसेबल मानती है किसी भी बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। यानी कि फिजिकल और सोशल एक्सपीरियंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इट हैज प्लेस्ड अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द एजुकेशन and welfare of children to arrange for the most appropriate and stimulating environment for their children। यानी क्योंकि फिजिकल आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बाहर जब वो जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में पेड़ पौधे नदी तालाब इन सब को देख करके उनके अंदर जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं सोशल एक्सपीरियंसेस बाय इंटरेक्टिंग विद द सोशल एजेंसी लाइक पेरेंट्स नेबर्स और फ्रेंड्स पीयर्स, तो ये
थ्योरी फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है पेरेंट्स को, टीचर्स को, और जो कोई भी बच्चे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कि वो बच्चे के वेलफेयर के बारे में इस तरीके से अपनी मतलब एक्टिविटीज अरेंज करे, डिजाइन करे, ताकि बच्चे का मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से इस एनवायरनमेंट के साथ एक तालमेल बना सके। नेक्स्ट पॉइंट इज, पियाजे की थ्योरी कहती है कि जब बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग शुरू कर देता है आफ्टर द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये सिर्फ यूज ऑफ लैंग्वेज तक ही लिमिटेड नहीं है ये सिंबॉलिक थिंकिंग। जैसे कि देयर मे बी children who prefer to use images, relationships and other symbols instead of language as a tool for their thinking। यानी बहुत सारे बच्चे जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज के ही जरिए अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बताएं, बल्कि वो इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स या अदर सिंबल्स का भी, जो कि उनको प्रोग्रेस को बताता हो इन टर्म्स ऑफ फर्दर लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ताकि वो फिर आगे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके अंदर हो सके। Therefore, the teaching learning process should not be limited to the use of verbal communication। इसलिए teaching learning process को भी क्लासरूम टीचिंग या घर पे या कहीं पे भी उसकी जो हो रही है वो लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन पे, बट शुड इन्वॉल्व अदर सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, यानी कि और भी जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना होगा, एंड मीन्स फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज suited to the circumstances and nature of the learner। अब लर्नर का नेचर को देखते हुए वो क्या प्रीफर करता है, इन सब सारी चीजों पे बेस्ड होना चाहिए उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और वो सिर्फ एंटायरली वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड ना रहे। अब जो लास्ट है इस स्लाइड का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, वो ये है कि पियाजे की थ्योरी एम्फेसिस देती है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब इसका क्या मतलब है कि द थ्योरी एडवोकेटेड द नीड ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाय सेइंग दैट द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस मस्ट बी बिल्ट अराउंड द लर्नर्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी हमें अपना एजुकेशनल जो एक्सपीरियंसेस बच्चे को प्रोवाइड करना है, इट शुड बी अराउंड द कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ अ चाइल्ड। वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हमें चाइल्ड किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजर रहा है इस पे बेस्ड होना चाहिए। आगे है कि व्हाट इज सूटेबल, अप्रोप्रिएट एंड चैलेंजिंग टू हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मस्ट बी गिवन फॉर हिम to acquire new experiences and develop his cognitive abilities। यानी उसकी सूटेबिलिटी हमें देखनी होगी, उस एक्सपीरियंस की वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एट द सेम टाइम उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चैलेंज करती हुई हो, सो दैट ही कैन डिराइव और ही कैन हैव न्यू एक्सपीरियंसेस, और ये न्यू एक्सपीरियंसेस के जरिए उसकी न्यू कॉग्निटिव एबिलिटीज भी डेवलप होंगी। Since cognitive structures are sure to vary from child to child, in providing education, we have to think in terms of tailoring the educational material according to each child's cognitive structure। क्योंकि हम जानते हैं कि हर बच्चे की cognitive structure vary करेगी, अलग अलग होगी because of individual differences, तो हमें चाहिए कि हम इस तरीके से अपने एजुकेशनल मटेरियल को टेलर करें, इस तरह से उसमें मॉडिफिकेशंस लाएं कि वो बच्चे के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को सूट करता हो, उसको मैच करता हो। फॉर दिस पर्पस द टीचर हैज टू नो द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ईच स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और इस पर्पस से टीचर को जानना होगा कि बच्चे के लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ईच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी इस बच्चे के अंदर जो ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है इसकी फंक्शनिंग क्या है, और उसी हिसाब से प्लान करना होगा उसकी लर्निंग, सो दैट कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली हो सके उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज के हिसाब से। हालांकि पियाजे की जो थ्योरी है वो एजुकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है और इसके बहुत ही सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस थे जो कि हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे क्वेश्चंस सवाल उठाए जाते हैं टाइम टू टाइम और इस थ्योरी को चैलेंज किया जाता रहा है। तो पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि पियाजे व्यूज on the pattern of intellectual development are not as uniform and universal as claimed by him. पियाजे ने जिस तरीके से जो अपने स्टेजेस बनाए हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के, या वन आफ्टर द अदर जो एक स्टेज आ रहा है, और इसको क्लेम किया कि ये बहुत यूनिफॉर्म है, यानी सब में पाया जाता है और ये यूनिवर्सल है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बच्चे हैं उन सब में ये होगा, ठीक है, ऐसा पियाजे ने क्लेम किया। He based his theory on detailed observations of European children as they grew up in 1920s, 30s and 40s. तो उसकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी उसकी ऑब्जर्वेशंस ऑफ यूरोपियन चिल्ड्रन, ठीक है, जो कि 20s, 30s या 40s में बड़े हो रहे थे। लेकिन जो आगे की रिसर्चेज हुई यूरोप में एंड आउटसाइड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट डेविएशंस फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल एजेस लिंक्ड विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बाय पियाजे। अब पियाजे ने जो क्रोनोलॉजिकल एज हर स्टेज के साथ अटैच करके बताया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसरी मोटर स्टेज के लिए उन्होंने बताया कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर के 2 years का पीरियड है, तो इसमें वेरिएशंस देखा गया और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स हो और हर जगह एक जैसा हो। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है पियाजे की थ्योरी का। सेकेंड क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे's थ्योरी इज दैट thinking proceeds in distinct stages has also been seriously challenged। यानी कि पियाजे का जो व्यू था कि थिंकिंग जो है एक स्टेजेस से होकर के गुजरता है, इसको भी चैलेंज किया गया आगे के रिसर्चेस में। It has been found that cognitive performance at particular ages is usually very inconsistent। यानी कि पियाजे का कहना था कि सेंसरी मोटर स्टेज के बाद ही प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, और प्री ऑपरेशनल के बाद ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो उनका कहना था कि एक के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा स्टेज आएगा और दूसरे के कंप्लीट होने के बाद ही तीसरा स्टेज आएगा, तो ये भी सीरियसली चैलेंज किया गया, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि सेंसरी मोटर स्टेज बच्चे ने कंप्लीट किया भी नहीं हो और उसके अंदर साइंस ऑफ सेकेंड स्टेज दिख रहा है, या सेकेंड स्टेज बच्चे ने पूरा भी नहीं किया हो, और या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज उसकी पूरी भी नहीं हुई है और उसमें साइंस ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देखी जा रही है। तो इस जो स्टेजेस उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक आएगा, इसमें भी इनकंसिस्टेंसी देखी गई है। तीसरा क्रिटिसिज्म है कि पियाजे ने ये क्लेम किया है कि छोटे बच्चे जो बिलो द एज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस से भी बिलो हैं, यानी 7 साल 6 साल के बच्चे, वो इनकैपेबल हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनमें नहीं है, एंड आर ईगोसेंट्रिक, और वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। लेकिन इसको जो है आगे की स्टडीज में रिफ्यूट कर दिया गया। क्यों? इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, देखा गया कि चिल्ड्रन आर एबल टू बोथ थिंक लॉजिकली, यानी कि बच्चे लॉजिकली भी सोच पा रहे हैं, और दे आर शोइंग साइंस ऑफ सेंसिटिविटी एंड कंसर्न फॉर द फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स एट अ वेरी अर्ली एज। यानी उनमें लॉजिकल थिंकिंग भी है, सेंसिटिविटी भी पाई गई। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जा करके ही ये सारी चीज़ों को, एबिलिटीज़ को शो करें, बल्कि ये अर्ली स्टेज में भी बच्चों की आ जाती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज पियाजे हैज लिंक्ड बायोलॉजिकल मैच्योरेशन विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को लिंक किया, जोड़ के देखा कॉग्निटिव एबिलिटीज से, कि जैसे जैसे एजिंग होगी, जैसे जैसे बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर होगा, वैसे वैसे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी बढ़ती जाएंगी, and thus met a certain stage of maturation necessary for learning the cognitive task related to that maturation age। इसलिए उसने
इसको इम्पोर्टेंट माना कि जब तक एक स्टेज पे बच्चा नहीं पहुंच जाता है तब तक वो उस स्टेज के कॉग्निटिव टास्क को नहीं कर सकता है। एक पर्टिकुलर एज का होना जरूरी है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन he is thus often blamed for being a pure nativist who gives singular importance to biological maturation for the intellectual development of the child। तो इस तरीके से उनको इतना ज़्यादा नेटिविस्ट होने के लिए भी ब्लेम किया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, बाकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। हालांकि सोशल, कल्चरल और इमोशंस का भी बहुत ही बड़ा रोल है हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, जिसको कि पियाजे ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है अपनी थ्योरी में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो उनके मेजर क्रिटिसिज्म हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।